हमारी आज की कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क ब्रुकलिन से होती है। साल 2049 में हमें दिखाया जाता है एक दुनिया पहले जैसी नहीं रही। हरियाली पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इसके कारण पृथ्वी के वातावरण पर गहरा असर पड़ा है। ऑक्सीजन का स्तर इतना गिर चुका है कि इंसानों के लिए खुले में सांस लेना लगभग नामुमकिन हो गया है। अब शहर वीरान हो चुके हैं और जो कुछ गिने चुने लोग बचे हैं वे ऑक्सीजन मास्क और टैंकों के सहारे जीवित हैं। हमारा मुख्य किरदार डेरियस एक कुशल मैकेनिकल इंजीनियर है। वह अपने परिवार के साथ एक सुरक्षित बंकर में रहता है जहां बिजली का मुख्य स्रोत सोलर पैनल है। एक दिन डेरियस पैनलों की सफाई करने के लिए बंकर से बाहर निकलता है, जबकि उसके पिता पास के एक पुरानी किताबों की दुकान में उसकी बेटी के लिए किताबें लेने गए होते हैं। लेकिन अचानक एक हादसा हो जाता है। दुकान की दूसरी मंजिल पर चलते समय उसके पिता गलती से कमजोर लकड़ी के फर्श पर पैर रख देते हैं। फर्श टूट जाता है और वे नीचे गिरने लगते हैं। गिरने से उनका ऑक्सीजन टैंक क्षतिग्रस्त हो जाता है और वे सांस नहीं ले पाते। डेरियस अपने इंटरकॉम डिवाइस पर पिता की कमजोर आवाज सुनता है और तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ता है। वह अपनी पूरी ताकत से उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उनका पैर मलबे में पूरी तरह से फंस चुका था। अंततः वह उन्हें बाहर निकालने में सफल होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऑक्सीजन की कमी से उसके पिता की मौत हो जाती है। गहरे दुख में डूबा डेरियस बनकर लौटता है। वह अपनी पत्नी माया, जो एक बायोलॉजिस्ट है, और बेटी जोरा को यह दुखद खबर देता है। माया और डेरियस हवा को शुद्ध करने और धरती को फिर से रहने लायक बनाने पर काम कर रहे होते हैं। डेरियस के पिता की मौत सभी को तोड़ देती है, खासकर जोरा को, जो उनसे बेहद जुड़ी हुई होती है। डेरियस अपने पिता को उनकी पत्नी की कब्र के पास बंकर से 5 मील दूर दफनाने का फैसला करता है। जोरा इस खतरनाक सफर के लिए खिलाफ होती है, लेकिन डेरियस उसे समझाता है कि उन्होंने 3 साल से किसी और इंसान को नहीं देखा, इसलिए यह सुरक्षित होगा। रात में डेरियस को एक और भयावह सच्चाई पता चलती है। ऑक्सीजन मॉनिटरिंग मशीन दिखती है कि उनकी हवा सिर्फ 2 महीनों के लिए बची है। एयर प्यूरिफाइंग सिस्टम भी खराब हो चुका है, जिससे हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। अगली सुबह डेरियस जोरा को अलविदा कहता है और उसके दादा की आखिरी चुनी हुई किताब उसे सौंपता है। जोरा सिक्योरिटी कैमरे पर देखती है कि उसके पिता 100 लेकर बाहर जा रहे होते हैं। समय बीतता है, लेकिन डेरियस से कोई संपर्क नहीं हो पाता। जोरा रेडियो पर उसे पुराने पारिवारिक किस्से सुनाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। 5 महीने गुजर जाते हैं और अब माया और जोरा अकेले जीने की कोशिश करती हैं। वे बंकर की मशीनों की देखभाल करते हैं और बाहर जाते समय हमेशा हथियार साथ रखते हैं। जोरा अब भी उम्मीद नहीं छोड़ती। वह रेडियो पर संदेश भेजती रहती है और अपने पिता और परिवार के साथ बिताए पलों को याद करती रहती है। माया भी हार नहीं मानती। वह बीज बोती है, इस उम्मीद में कि धरती फिर से जीवन जीने लायक हो जाएगी। साथ ही वह कंप्यूटर पर नकली एरर दिखाकर जोरा को सिखाती है कि किसी भी मुश्किल का हल कैसे निकाला जाए। जोरा का अपने पिता को खोजने का मन करता है, लेकिन माया उसे रोक देती है। वह पहले की असफल कोशिशों को याद दिलाती है, जिससे माँ बेटी के बीच तनाव बढ़ने लगता है। एक दिन जब वे बंकर के बाहर मशीनों की मरम्मत कर रहे होते हैं, वे देखते हैं कि 2 अजनबी एक शॉपिंग कार्ट के साथ उनकी ओर बढ़ रहे हैं। माया और जोरा जल्दी से एक पुरानी कार के पीछे छिप जाते हैं और देखते हैं कि वे बंकर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वे असफल होते हैं, लेकिन माया को शक होता है कि उन्हें सही दरवाजे के बारे में कैसे पता चला। अजनबियों में से एक ट्रेस सतर्क होकर इधर उधर देखने लगती है, जबकि उसका साथी लुकास छत पर चढ़कर दूसरा प्रवेश द्वार ढूंढने की कोशिश करता है। ट्रेस कार के पास आती है, लेकिन किसी को नहीं देख पाती। तभी लुकास की चेतावनी रेडियो पर गूंजती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। माया और जोरा अचानक उस पर झपटती हैं और उसे नीचे गिराकर तेजी से बंकर में भाग जाती हैं। बंकर के अंदर माया सुरक्षा कैमरे के जरिए ट्रेस से सवाल करती है। ट्रेस बताती है कि वह और लुकास फिलाडेल्फिया के पास 25 लोगों के एक शेल्टर में रहते हैं, लेकिन उनका एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम फेल हो गया है। वे डेरियस को खोजने के लिए 3 दिनों से यात्रा कर रहे थे। ट्रेस यह भी बताती है कि वह डेरियस के साथ यूनिवर्सिटी में काम करती थी और उनके सिस्टम को देखकर उसे कॉपी करना चाहती है, लेकिन माया को भरोसा नहीं होता क्योंकि डेरियस ने उनका कभी जिक्र नहीं किया। जोरा अपनी माँ से बहस करने लगती है। वह चाहती है कि वे ट्रेस की मदद करें, लेकिन माया को शेल्टर के अस्तित्व पर शक होता है। आखिरकार जोरा उसे मनाने में सफल हो जाती है। अगर ट्रेस एयर सिस्टम कॉपी कर सके तो यह पूरी दुनिया को बदल सकता है। माया ट्रेस और लुकास को आदेश देती है कि वे अपने हथियार छोड़कर घुटनों के बल बैठें। उनकी तलाशी के बाद वह उन्हें बंकर के अंदर ले जाने वाली होती है। तभी तीसरा अजनबी माइक
छिपकर बाहर आता है और माया को रुकने के लिए कहता है। माया तुरंत गोली चलाती है और जोरा भी बाहर आकर फायरिंग शुरू कर देती है। घायल माइक जोरा पर झपटता है और उसे बंकर में धकेल देता है। माया इस मौके का फायदा उठाकर अंदर भागती है और दरवाजा बंद कर देती है। बंकर के अंदर माया और जोरा माइक को बांध देती है। माया ट्रेस से जवाब मांगती है तो वह कहती है कि यह सब एक गलत फहमी थी, माइक बस उसे बचाने आया था। लेकिन माया को उस पर भरोसा नहीं होता और वह उन्हें चले जाने को कहती है। ट्रेस का सब्र टूट जाता है। वह और लुकास चाकू से खुद को छुड़ाते हैं और बंकर का दरवाजा ड्रिल से तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। बंकर के अंदर माइक के जख्मों का इलाज करते हुए माया और जोरा उसकी कहानी की सच्चाई पर बहस कर रहे होते हैं। तभी अलार्म बज उठता है। सुरक्षा कैमरे पर कुछ भी नजर नहीं आता क्योंकि ट्रेस ने उसे ढक दिया था। लुकास दरवाजे को तोड़ने के करीब होता है लेकिन जोरा को एक उपाय सोचता है। वह जल्दी से कुछ मैकेनिकल चीजों से एक छोटा उपकरण बनाती है और उसे दरवाजे पर लगाकर सक्रिय करती है। इससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलता है जो ड्रिल को खराब कर देता है। ट्रेस बौखला जाती है लेकिन हार मानने को तैयार नहीं होती। वह छत पर चढ़कर बंकर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है जिससे ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरने लगता है। अलार्म बजते ही माया और जोरा जल्दी से अपने मास्क पहन लेती हैं। माया समस्या ठीक करने बाहर आ जाती है जबकि जोरा अंदर माइक पर बंदूक ताने रहती है। माइक अपनी छोटी बेटी का जिक्र करता है जिससे जोरा असहज महसूस करती है। सोच विचार के बाद वह फैसला करती है कि अगर माइक उसके सवालों के जवाब देगा तो वह उसके साथ अपना मास्क साझा करेगी। माइक कसम खाता है कि उन्होंने ड्रेयस को नहीं मारा और ट्रेस सच में उसे प्रलय से पहले से जानती है। बाहर लुकास दरवाजे पर हमला करने के लिए तैयार होता है लेकिन पास के गैरेज में कुछ देखकर उसका ध्यान भटक जाता है। वह ट्रेस को वहां ले जाता है लेकिन अंदर जाने से पहले ही इमरजेंसी लॉक सक्रिय हो जाता है। इस बीच माया छत पर पहुंचकर फायरिंग शुरू करती है जिससे ट्रेस और लुकास छिपने को मजबूर हो जाते हैं। ट्रेस जवाबी गोली चलाती है जबकि लुकास बंकर की ओर भागता है। बंकर के अंदर धीरे धीरे हवा साफ हो जाती है और मास्क की जरूरत खत्म हो जाती है। माइक देखता है कि जोरा का ध्यान भटका हुआ है और इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी रस्सियां खोल लेता है। बाहर ट्रेस हाथ ऊपर कर आत्मसमर्पण का नाटक करती है। माया उस पर भरोसा कर सतर्कता कम कर देती है। तभी लुकास पीछे से हमला कर देता है। संघर्ष में माया एक वेंट में फंस जाती है और उसका पैर टूट जाता है। बंकर के अंदर माइक खुद को पूरी तरह आजाद कर जोरा पर हमला कर देता है। वह उसे बांध कर बंदूक तान देता है लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण वह कमजोर हो जाता है। इससे पहले कि वह कुछ और कर सके माइक बेहोश होकर गिर जाता है और दम तोड़ देता है। कुछ देर बाद ट्रेस और लुकास सुरक्षा कैमरों को साफ करते हैं और माया को पकड़कर जोरा को धमकी देते हैं कि अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो उसकी मां को नुकसान पहुंचाया जाएगा। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि सुरक्षा माइक्रोफोन म्यूट है, इससे जोरा उनकी आवाज नहीं सुन सकती और न ही उनसे संवाद कर सकती है। जोरा पास ही पड़े माइका के रेडियो को अपने पैरों से खींचती है और उसे चालू कर अजनबियों को बंकर के अंदर की स्थिति के बारे में बताने लगती है। ट्रेस गुस्से में माया से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। इस पर माया जवाब देती है कि दरवाजा खोलने के लिए एक विशेष बैज और कोड की आवश्यकता होती है। एक बैज बंकर के अंदर मौजूद है जबकि दूसरा थोड़ी दूरी पर है। माया ट्रेस को यकीन दिलाती है कि उनके पास एक कार है और वे ड्रेयस की तलाश में जा रही है। इसी दौरान वह ट्रेस को यह भी बताती है कि बंकर छोड़ने से पहले ड्रेयस ने एक संदेश छोड़ा था। मशीन 3 लोगों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने खुद को वापस न लौटने का फैसला किया। कुछ घंटों बाद माया को ड्रेयस का शव मिल जाता है। वह भावुक हो जाती है और थोड़ी देर शोक मनाने के बाद बैच लेकर लौटने की तैयारी करती है लेकिन तभी समस्या आ जाती है। कार की बैटरी खत्म हो जाती है। ट्रेस माया से बैच देने को कहती है, यह तर्क देते हुए कि उसका टूटा हुआ पैर उसे पैदल वापस जाने की इजाजत नहीं देगा। ट्रेस यह भी बताती है कि उसकी भी एक बेटी है और वह जोरा का ध्यान अच्छे से रखेगी। माया अंततः बैज उसे सौंप देती है और ट्रेस तुरंत वहां से निकल जाती है। रास्ते में उसे एक साइकिल मिल जाती है जिससे वह तेजी से बंकर पहुंचकर लुकास के साथ अंदर प्रवेश कर जाती है, बिल्कुल सही समय पर, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी होती है। बंकर के भीतर जोरा चिंतित होकर पूछती है, मॉम कहाँ है? ट्रेस उसे सच्चाई बताती है जिसमें ड्रेयस के बलिदान की कहानी भी शामिल होती है। लेकिन लुकास को इस बातचीत में रुचि नहीं होती। वह चाहता है कि ट्रेस तुरंत मशीन पर काम करें। ट्रेस बंकर के एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम का निरीक्षण करती है और देखती है कि ड्रेयस की बनाई प्रणाली अत्यधिक उन्नत थी। वह इसे समझने की कोशिश करती है पर अंत में स्वीकार करती है कि उसके पास इसे फिर से बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान नहीं है। लुकास हताशा में अपना आपा खो देता है और गुस्से में ट्रेस को गोली मार देता है।
फिर वह जोरा की ओर मुड़ता है और उसे जबरन मशीन के संचालन की प्रक्रिया सिखाने पर मजबूर करता है। इस दौरान माया कार में बैठी अपने परिवार और बीते समय को याद करती रहती है। वह अपने ऑक्सीजन मीटर की ओर देखती है, सिर्फ 21% बचा है। उसे एहसास होता है कि अब कोई उसे बचाने नहीं आएगा। चारों तरफ सिर्फ अंधकार और निराशा ही नजर आती है। तभी उसकी निगाह एक छोटे पौधे पर पड़ती है जो मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। माया एक जोखिम उठाने का फैसला करती है। वह अपना मास्क कुछ सेकंड के लिए हटा लेती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हवा पहले से साफ महसूस होती है। यह खोज उसे नई उम्मीद से भर देती है। बंकर के अंदर लुकास मृत शरीरों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें बाहर फेंक देता है। जोरा गुस्से में उससे सवाल करती है कि वह मदद करने के बजाय सिर्फ अपनी सुविधा के बारे में क्यों सोच रहा है, लेकिन लुकास को उसकी परवाह नहीं होती। तभी बंकर में एक अलार्म बज उठता है। संकेत मिलता है कि केबल सिस्टम में गड़बड़ी है। लुकास जोरा को इस ठीक करने के लिए आजाद कर देता है, लेकिन सावधानी बरतते हुए उसे इतनी ही ऑक्सीजन देता है कि वह भाग ना सके। जोरा छत पर जाकर केबलों की मरम्मत करती है और देखती है कि यह गड़बड़ी माया की तरफ से की गई थी। जब माँ बेटी आमने सामने होती हैं तो जोरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह वापस बंकर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लुकास दरवाजा नहीं खोला। लुकास चाहता है कि जोरा तकलीफ झेले, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि उसने माँ और बेटी को योजना बनाने के लिए और समय दे दिया है। कुछ देर बाद बंकर का अलार्म फिर से बजता है। लुकास बाहर आता है और जोरा को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर वह उस पर मिट्टी डालकर प्रार्थना करने लगता है। तभी माया अचानक उस पर हमला कर देती है। जोरा भी जाग जाती है और दोनों बंकर के अंदर भागने की कोशिश करती हैं। लुकास अपनी पूरी ताकत से उनका पीछा करता है, लेकिन भागने की कोशिश में दरवाजे से खराब हवा अंदर घुसने लगती है। लुकास घबराकर ऑक्सीजन की मांग करता है, बंदूक निकालकर उन्हें धमकाता है, लेकिन जोरा उसे चेतावनी देती है अगर उसने गोली चलाई तो बंकर में विस्फोट हो सकता है। लुकास उन्हें मशीन ठीक करने का आदेश देता है, लेकिन माया और जोरा मौका देखते ही बंकर से बाहर निकल जाती हैं और दरवाजा बंद कर देती हैं। लुकास अंदर अकेला रह जाता है। लुकास को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसके पास ऑक्सीजन खत्म हो रही है। वह घबराहट और हताशा में अपनी बंदूक निकालता है और ट्रिगर दबा देता है। गोली चलते ही बंकर के अंदर विस्फोट हो जाता है और लुकास वहीं मारा जाता है। बाहर माया और जोरा ऑक्सीजन मास्क की मदद से निकलती हैं। वे कार की ओर भागते हैं जिसे माया पहले ही चार्ज कर चुकी थी। शहर पार करने के बाद वे ट्रेस द्वारा बताए गए शेल्टर तक पहुंचती है, लेकिन वहां के दरवाजे बंद होते हैं और थकावट तथा ऑक्सीजन की कमी के कारण वे सीढ़ियों पर बेहोश हो जाती हैं। काफी समय बाद माया को होश आता है। वह खुद को एक साफ सुथरी और सुरक्षित जगह पाती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि शेल्टर के लोगों ने उनकी आवाज सुन ली थी और उन्हें बचा लिया था। जोरा अपने पिता की मशीन की जानकारी शेल्टर के टेक्नीशियनों के साथ साझा कर रही होती है। माया और जोरा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे बाकी बचे लोगों के साथ मिलकर नए पौधे उगाएंगे और धीरे धीरे धरती पर हरियाली लौटाने का प्रयास करेंगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।